वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं? बढ़िया, मज़े में। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो बच्चों इसमें हमने पढ़ लिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और सेल वॉल के बारे में। एंड आज हम क्या करेंगे, द थर्ड वन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट न्यूक्लियस के बारे में। दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल हम पढ़ चुके हैं। दे आर सेल वॉल जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है ओनली, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अब आज हम करने वाले हैं थर्ड कंपोनेंट न्यूक्लियस। क्लियर बच्चों? नाउ व्हाट इज न्यूक्लियस? अब न्यूक्लियस में अपने बेसिकली थर्ड वन कंपोनेंट है। अब इसको अपन बुक, सबसे पहले तो सारे बच्चे अपनी बुक खोल लेंगे और बुक से इसे पढ़ते चले जाएंगे अपन, ताकि आपको कोई भी किसी भी लाइन में किसी तरह की दिक्कत ना आए। सारे बच्चे अपनी बुक खोल लो। और बच्चों जो आज मैं आपको करवाने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके लिए आपको नोटबुक की ज़रूरत भी पड़ेगी और एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी या पेन की। चाहे तो आप बुक में मार्क करते जाएँ या फिर नोटबुक में नोट करते जाएँ। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, bring your notebook and pen and open your book and write down whatever I tell you. Okay? उसको आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वो बुक के अंदर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों उसको नोट डाउन कर लेना। क्लियर? उससे रिलेटेड 1-2 मार्क के या बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, बुक के अंदर वो नहीं मिलेगा। सो स्टार्ट। अब यहाँ से चलते हैं। जो यहाँ बताया है आपको इस वाले पोर्शन में कि जो सेल होते हैं, सेल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब अपन उसमें तरह तरह के सॉल्यूशंस डालते हैं तो जो सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनका अपना लाइट डार्क कलर आता है। क्लियर? जैसे सपोज अपन ने सेल है, अपन ने अनियन पील लिया था। क्या लिया था बच्चों? अनियन पील लिया था, उसको माउंट किया था। माउंट करने का मतलब ही क्या है? उस पर किसी भी तरह का सोल्यूशन डालना, जिसकी वजह से जो उसके सेल के डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं वो लाइट एंड डार्क होके, कलर होके हमारे सामने आते हैं और हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से उस पर आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। इसी तरह से आयोडीन सोल्यूशन डालने पर उनके कलर्स चेंज होंगे और जो सेल है वो डिफरेंट कलर्स में चेंज होके उनके पार्ट्स को हम रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ वही बताया है, अनियन पील ली, ठीक है, एंड वी हैड पुट आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन एक कॉमन सोल्यूशन है जो बेसिकली सेल की स्टडी में डाला जाता है। ऑन द पील, वाई, what would we see if we tried observing the peel without putting the iodine solution? Try it again and see what the difference is. Further, when we put iodine solution on the peel, डिड ईच सेल गेट इवनली कलर्ड? नो, नहीं होगी इवनली कलर्ड। क्यों? क्योंकि उनका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होता है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल्स गेट कलर्ड डिफरेंटली। सम रीजन्स अपीयर डार्कर एंड सम रीजन्स अपीयर darker than other regions, some regions appear lighter apart from iodine solution। और बच्चों यहाँ पे आयोडीन सोल्यूशन के अलावा और दूसरे सोल्यूशन भी आप डाल सकते हो। वो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया सैफ्रेनिन सोल्यूशन और दूसरा हो गया मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। ये दो तरह के सोल्यूशन हैं जो कि आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। किसके अंदर? माउंटिंग में। माउंटिंग से जो सेल के पार्ट्स हैं वो डिफरेंट कलर ले लेंगे। यहाँ ये एक्टिविटी आपको खुद से पढ़नी है, घर से पढ़ कर आनी है। घर पर तो ला ही रहे हो आप, अपने आप से पढ़ो। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे जो हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं न्यूक्लियस का, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे और आफ्टरवर्ड्स उसकी कवरिंग देखने वाले हैं। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हम क्या देखने वाले हैं यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट? देखिए, अब यहाँ पे आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। तो सबसे पहले ये जान लो बच्चों, व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस सेल के अंदर सेंट्रली लोकेटेड होता है, बीच में मिलता है और बहुत बड़ा होता है। एंड इट इज़ बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। हाउ मैनी मेम्ब्रेन्स? 2 मेम्ब्रेन्स, एंड बोथ फॉर्मिंग अ न्यूक्लियर एनवलप। ये क्या बना देती है? न्यूक्लियर एनवलप। ये चारों तरफ आपको बाउंड्री दिख रही है, ठीक है, ये बाउंड्री ही क्या है? न्यूक्लियर एनवलप। ये कितनी होती है? डबल मेम्ब्रेनस होती है।
डबल मेम्ब्रेनस होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। और इस न्यूक्लियर एनवलप के बीच बीच में ये पिंक कलर के हैं, ये जो है क्या है आपके पोर्स, व्हाट दे आर, पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स हम इनको बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप हुआ, न्यूक्लियर पोर्स हुआ, और ये किससे, न्यूक्लियर एनवलप किससे मिलकर बना होता है, टू मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, टू मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। जो स्पेस इसमें प्रोवाइडेड है ये क्या काम करता है, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है ईआर से। क्लियर। जो न्यूक्लियर एनवलप के बीच में स्पेस है, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ना, दो मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप है, ये गैप ही किससे इसको जो कंटिन्यूटी है इसकी बनी रहती है, वो ईआर नाम का एक सेल ऑर्गेनल होता है, उससे इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये देखिए मैं बना देती हूँ। अभी अपन सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये अनदर काइंड ऑफ सेल वॉल होता है, अनदर काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल होता है जो कि उससे कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, जो न्यूक्लियर एनवलप को सेपरेट करता है, न्यूक्लियस को जो सेपरेट करता है किससे, साइटोप्लाज्म से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, इट सेपरेट न्यूक्लियस विद द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म से उसको अलग कर देगा। और इसके अंदर जो लिक्विड फिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये थर्ड अपना हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर। यहाँ आपको कलर चेंज कर देते हैं तो जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये देखो अपन ने न्यूक्लियर एनवलप के बारे में पढ़ लिया है, ये न्यूक्लियर एनवलप पढ़ा जो कि आउटर कवरिंग है, और ये किससे बनती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसके अंदर जो फ्लूइड फिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। द फोर्थ वन, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है वो क्या है अपना, न्यूक्लियोलस। बच्चों क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस भी जो कि न्यूक्लियस की एक्टिविटी को डायरेक्ट करेगा, उसका ध्यान रखेगा कि कब कौन सा सब्सटेंस अंदर आना है, कब कौन सा सब्सटेंस बाहर जाना है। और इसी न्यूक्लियोलस को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। ये यहाँ पे ध्यान रखना, न्यूक्लियोलस का जो दूसरा नाम है उस दूसरा नाम को हम किस नाम से भी बोल सकते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर। ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स होती हैं। यानी जो प्रोटीन्स बनता है ना बॉडी में, तो मेनली जो प्रोटीन बनाया जाता है इट इज़ मेड अप बाय द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के थ्रू ये बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें जो पार्ट आता है दैट इज क्रोमेटिन मटीरियल। व्हाट, क्रोमेटिन मटीरियल। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटीरियल। नाउ देखो बच्चों, ये तो बात सभी जानते हैं कि सेल जो है वो आपके टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो, आपको सबको पता है सेल डिवाइड होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से सेल का डिवीज़न चलता रहता है। तो ये जो डिवीज़न है, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है उस कंडीशन में जो क्रोमेटिन मटीरियल होता है, लेकिन जब सेल का डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या हो जाता है, दीज क्रोमेटिन मटीरियल कन्वर्ट इनटू द क्रोमोसोम्स व्हेन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम ये जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिख रहा है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, क्रोमेटिन मटीरियल है। बट दे कन्वर्ट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इनटू अ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स थिक मोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखो बच्चों, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहा है, ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमोसोम्स पहले सेल के अंदर किस फॉर्म में रहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल, बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दे कन्वर्ट इनटू द क्रोमोसोम्स। अभी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, 2 आर्म होती है, एक तो होती है लोअर आर्म, ये यहाँ पे देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है तो कंफ्यूज मत होना, एक तो होती है लोअर आर्म, एक होती है अपर आर्म, यू फॉर अपर आर्म, एल फॉर लोअर आर्म, ये लिखा है। और इसके बीच में जो ये सेंट्रोमियर स्ट्रक्चर, ये सेंट्रोमियर लिखा हुआ है, जो बीच में पाया जाता है उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर स्ट्रक्चर, और इसी से हमारा क्या होता है, 2 आर्म अराइज होती है। इतनी बात आई समझ में। ये जो 2 आर्म अराइज हो रही है,
ये 2 आर्म, अब ये पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम हो गया। इसको हमने इस वक्त क्या बोला है, अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। क्या बोला है बच्चों, अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। क्यों बोला है, क्योंकि अभी ये सिंगल क्रोमोसोम्स है, अब ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा। नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं, इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। ये क्रोमोसोम क्या होगा, अब रेप्लिकेट होगा, यानी 1 से 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जब ये 1 से 2 पार्ट, बच्चों ये सारी चीज़ें आपको नोट करते भी चले जाना है, प्लस मेरी बातों को ध्यान से सुनते चले जाना है, क्योंकि ये जो डायग्राम है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हो एग्जाम में, न्यूक्लियस का पर्टिकुलर शॉर्ट नोट भी आता है और उसके अलावा पूछा भी जाता है कि क्या जो न्यूक्लियस के मेन फंक्शंस है, तो आप ये डायग्राम बना दोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि किस तरह से उसमें डिवीजन होते हैं। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स हैं, 1 से 2 क्रोमोसोम्स में बढ़ जाएंगे। क्यों डिवाइड होते हैं ये, क्योंकि जब सेल डिवीजन होगा तो सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो दोनों में आपके क्रोमोसोम्स का जाना ज़रूरी है। तो क्रोमोसोम्स यहाँ पे दोनों डिवाइड हो गए। जब ये 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उस कंडीशन में हम इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स। और जब ये अलग अलग हो जाते हैं, जो नेक्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ये अलग अलग हो गए, तो ये हो जाते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। क्या हो जाते हैं बच्चों, डॉटर क्रोमोसोम्स। इतना सबको आया समझ में, क्रोमोसोम्स क्या है, किस तरह से ये डिवाइड हो रहे हैं और सेल के डिवीज़न के टाइम ही हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से ये सेल के अंदर क्या काम हो रहा है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना बच्चों, ये एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। क्लियर हुई। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, ये देखो सेल है, इसको देखो शॉर्टकट तरीके से समझो। अपना फर्स्ट नंबर क्या आ गया, सेल। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिल रहा है, क्रोमोसोम्स। अब यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक कंपोनेंट हो गया आपका डीएनए, दूसरा कंपोनेंट हो गया प्रोटीन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है बच्चों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म ऑफ द डीएनए पर। दूसरे जो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन सिस्टोन प्रोटीन्स और भी कई तरह के प्रोटीन्स है, एसिड प्रोटीन्स, इनसे मिलकर बने होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है, क्रोमोसोम्स 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन। नॉट डीएनए अगेन किससे मिलकर बना है, जो डीएनए, आप डीएनए को एक तरह से मान सकते हो दैट इज इंजीनियर ऑफ द सेल। ठीक है, इंजीनियर है सेल का, क्योंकि ये डिसाइड करता है कब कौन सी सेल बननी है, कब बननी है। और इट इज़ द मेन मटीरियल ऑफ जीन्स। नाउ व्हाट इज जीन्स, जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होते हैं ये जीन्स, ये बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। और ये जो जीन्स हैं, ठीक है, जीन्स बेसिक यूनिट क्यों बोला है, इसको आप इस तरह से समझते हो, व्हाट इज इनहेरिटेंस, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से, जो उसकी ऑफ स्प्रिंग है, जो चाइल्ड है, वो उसको ले रहा है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ना, अपन बोलते हैं ना कि ये जो बच्चा है अपने माता पिता से, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, माता पिता की तरह दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये नेचुरली जो काम कर रहा है, वो कौन कर रहे हैं, आपके जीन्स। तो उनको हमने क्या बोला है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों इस इनहेरिटेंस का दूसरा नाम होता है हेरिडिटी। इनहेरिटेंस को अपन हेरिडिटी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ आपको ये सब चीज़। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, जो डीएनए है, ये डीएनए के अंदर क्या मिलता है, जीन्स। और ये जीन्स क्या है, मटेरियल है, इट इज़ अ मटेरियल। So what is the function of this gene material? It is a basic unit of inheritance. It transfer characteristics from parent to child. इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से। तो अब इसको हम बुक के नोट में देख लेते हैं। ये तो सब आप नोट करते चले जाइए, सभी को नोट करना है। ये जो शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने पॉइंट्स में, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, और फिर वो डीएनए प्रोटीन्स में डिवाइड होता है। प्लीज़ ईच एंड एवरी स्टूडेंट नोट दिस फ्लो चार्ट एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये बुक के अंदर नहीं मिलेगा।
अब नेक्स्ट इसमें हम क्या देखने वाले हैं जरा, अब इसके जो, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है आपके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप 10th क्लास में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसी के बेस पर आप आगे समझ पाएंगे। तो उसमें अब आगे हम क्या देखते हैं, बुक की थ्योरी पे चलें। सभी ने इसको नोट किया? नोट करते चले जाओ। थोड़ा ये डायग्राम में गड़बड़ हो गया है तो इसको, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है, ये कट हो गया ना, ये पेन से कट लग गए, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या था अपना, जो मैंने इरेज किया सबने उतारा होगा, ये तो था अपना न्यूक्लियर एनवलप, और ये क्या था अपना न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? न्यूक्लियोप्लाज्म, सभी ने डायग्राम नोट कर लिया? चलो बच्चों, अब इसकी थ्योरी पोर्शन में देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी की बुक की थ्योरी में क्या लिखा है। ज़रा वहाँ आते हैं और फिर इसे हम कवर करते हैं। तो बुक में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बताया है एंड आफ्टरवर्ड्स क्या बताया है, इसके पॉइंट्स के जो डीएनए, अभी जो कंप्लीट आपको मैंने समझाया है उसी को थ्योरेटिकल देखते हैं। सो व्हाट इज इन दिस, the nucleus has a double layered covering, the nucleus has a double layered covering, okay, डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सब चीज़ें मैं बताती चली गई हूँ, जिसको नहीं आ रहा है वो पिन करके प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, पोर्स मिलते हैं ना, ये न्यूक्लियर बनाया था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी आउटर कवरिंग हो गई, जिससे क्या बनता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप बना लेती है, इसके बीच में जो गैप होते हैं उसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोल देते हैं। पिंक कलर के बना रखे थे डायग्राम में। फिर उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू साइटोप्लाज्म विच वी टॉक अबाउट सेक्शन, ये तो ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, डायरेक्ट भी। Listen it carefully. The nucleus contains chromosomes and which are visible as rod-shaped structure. When the cell is about to divide, जब सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है तब हमें क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। Only the time of division. Chromosomes contain information for inheritance of features फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का काम करते हैं, जो फीचर्स हैं वो पेरेंट टू चाइल्ड में जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर composed of DNA and protein. I have told you DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. ये चीज़ क्लियर हुई? फिर इसके बाद क्या देखेंगे इसमें हम, यहाँ पे आ जाओ। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। क्या है जीन्स? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये बताया था आपको। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग। द डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल। Chromatin material is visible as entangled mass of thread-like structure. देखो यहाँ पे थ्रेड यूज़ कर लिया क्योंकि ये बहुत पतले धागे होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसको रॉड लाइक स्ट्रक्चर बोल दिया, वो थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. ये बताया आपको। द न्यूक्लियस प्लेज ए सेंट्रल रोल। अब देखो न्यूक्लियस का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो सेंट्रल रोल प्ले करता है। कब सेल का डिवीज़न स्टार्ट होना है, कहाँ किस समय पर होना है, ये सारे डिसीजन आपका न्यूक्लियस लेता है। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज़ डन बाय न्यूक्लियस, सो इट प्ले सेंट्रल रोल। The process by which a single cell divides and forms two cells, it also plays a crucial part
क्रूशियल पार्ट किस तरह से करता है, अलॉन्ग विथ एनवायरनमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट एट मैच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यहाँ पे क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि कौन सा सेल बनेगा, मसल सेल बनेगा या आपके ओवम बनेगा, स्पर्म सेल बनेगा, जो डिफरेंट कई तरह के सेल्स हैं, देयर आर सो मैनी सेल्स इन आवर बॉडी। तो कौन सा सेल बनना है, हु विल डिसाइड इट, इट विल डिसाइडेड बाय द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेल। फिर उसके बाद आपका बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे है, नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का डायग्राम दे रखा है। तो ये बैक्टीरिया क्या है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड। उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है, क्यों, इन द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो बेसिकली न्यूक्लियर रीजन है वो पुअरली डिफाइंड होता है। सच एज अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो बच्चों जो आपका न्यूक्लियोइड में क्या बोलते हैं इसको, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड, एंड विथ nuclear membrane the nucleus is known as nucleus. Such organism whose cells lack of a nuclear membrane are called prokaryotes. इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स। ये नाम तो सबने सुना होगा ना, व्हाट इज द प्रोकैरियोट्स एंड व्हाट इज यूकैरियोट्स। नाउ व्हाट इज द प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी, जो पुराने बहुत पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए उन्हें, एंड कैरियोट मीन्स कैरी ऑन न्यूक्लियस, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, जो यानी पुराना न्यूक्लियस था, जो पहले ऑर्गेनिजम्स थे उनका जो न्यूक्लियस था वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता था, इसीलिए हम उसको क्या बोलते थे, न्यूक्लियोलस, सॉरी न्यूक्लियोइड, क्या बोलते थे बच्चों, न्यूक्लियोइड। ऑर्गेनिजम्स विथ सेल हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। अब इसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ, जिनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स या न्यूक्लियस थे वो बहुत वेल डिफाइंड फॉर्म में आए, तो उनको हमने क्या बोला, न्यूक्लियोइड। और जो यूकैरियोट्स जिनमें सेल बहुत अच्छे से डिफाइन था। क्लियर। अब यहाँ हम डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम की तरफ चलते हैं तो डायग्राम में हमें दिखाई देगा क्लियरली न्यूक्लियर जो रीजन है। यहाँ पे आपके बैक्टीरिया सेल का डायग्राम बना रखा है, ये देखो बैक्टीरिया सेल का डायग्राम देखो, यहाँ पे जो मैंने ब्लू कलर का अंडरलाइन कर रखा है दैट इज न्यूक्लियोइड। इसके चारों तरफ किसी तरह की कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, न्यूक्लियोइड। ये अनडिफाइंड होता है। जो अदर कंटेंट है वो भी देख लो। बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एंड राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स के बारे में बताया था आपको, क्या होते हैं ये, साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इतनी बात आई सबको समझ में बच्चों। देखो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफ्रेंशिएशन भी इम्पॉर्टेंट है, इसका 2 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं, बुक के अंदर ही पॉइंट मिलेंगे। मैनी ऑफ फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स। देखो ये पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट्स, यानी कि जो अपन सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे ना आगे सॉरी, जो अपन इसके अंदर सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले हैं आगे, वो भी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपरेटस, या फिर आपके जो अदर सेल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है, प्लास्टिड, वो सब पुअरली फॉर्म होते हैं। यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर प्लास्टिड, जो आपके एनिमल्स हैं उनमें प्लास्टिड नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ बैक्टीरियल सेल में और प्लांट सेल में प्लास्टिड मिलता है। The chlorophyll in photosynthetic prokaryote bacteria is associated with membranous vesicles, bag-like structures, but not with plastids as in eukaryotic cells. Plastid जो है ये सेल ऑर्गेनल आपके एनिमल सेल में नहीं मिलता है। It is found only in the bacterial cell or in plants. क्लियर। अब देखो बच्चों यहाँ पे आप जो नोट्स है, ये नोट अच्छे से पढ़ लो, इसको मैं आपको बता देती हूँ।
यहाँ पे जो डिफरेंस है, अपनी नोटबुक और पेन साथ में ले लो, और जो डिफरेंसेस है वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, इसे नोट डाउन करना ज़रूरी है। सारे बच्चे इस डिफरेंस को नोट डाउन करें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंशिएशन को नोट डाउन करो। यहाँ पे एक बार और क्लियर कर देती हूँ आपको। सो प्रोकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियोइड, जो न्यूक्लियर रीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। क्लियर। यूकैरियोट सेल में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। सेकंड जो रहेगा इसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस, जो अपन ने एक और एलिमेंट पढ़ा था, दैट इज एब्सेंट। सेकेंड पॉइंट नोट किया, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट सेल एंड इन एनिमल सेल न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन। फिजन और बडिंग के बारे में सबने पढ़ रखा है यहाँ पे। ये देखो, सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग, ये सब जानते हो। एंड इन दिस सेल डिवीजन अकर बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। दो तरह के डिवीजन होते हैं, माइटोटिक एंड मियोसिस। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान मत होना। अभी केवल इतना ध्यान रख लो, इन यूकैरियोटिक सेल, जो सेल एक पार्ट से दो पार्ट में डिवाइड होगा वो माइटोटिक होगा। और यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा प्रोकैरियोट्स में होगा, जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं उनके अंदर जो सेल डिवीजन होगा वो कैसा होगा, बाय द फिजन और बडिंग। फिजन और बडिंग इन अमीबा अपन पढ़ चुके हैं। बडिंग जो फिजन है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, यानी जो डायरेक्टली एक से दो पार्ट में डिवाइड हो जाना। फिर उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि जो फोर्थ डिफरेंस आप लिखेंगे वो लिखेंगे इनमें कैसे सेल ऑर्गेनल मिलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे उनमें किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन चारों तरफ नहीं मिलेगी। लेकिन इन यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे। जितने भी सेल ऑर्गेनल मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइजोसोम, प्लाज्मा, उन सब के चारों तरफ क्या मिलेगी, आपके सेल मेम्ब्रेन। ये फोर्थ डिफरेंस क्लियर हुआ। इनका साइज भी देख लेते हैं। इनका साइज है आपका 1 to 10 मिली माइक्रोमीटर है। इसको आप यूं भी दिखा सकते हो, म्यू एक साइन बनता है, म्यू जिसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर। और यहाँ पे ये एम फॉर ये बता रहा है ना, यहाँ पे 5 to 100 माइक्रोमीटर जो इसका साइज होता है। एक साइन बनाएंगे, आपकी बुक में भी शायद शो कर रखा है इस साइन को, तो ये माइक्रो होता है इस तरह से, माइक्रोमीटर। यहाँ पे जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं उनका सेल का साइज क्या रहता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोट्स के सेल का साइज रहता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। ये सभी ने नोट किया बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है, बुक के अंदर भी मिल जाएगा, यहाँ पॉइंट्स की फॉर्म में आपको एज इट इज़ डिफरेंस मैंने बता दिया है। और एक चीज़ सब ध्यान रखना कि जो भी डिफरेंस लिखने हैं वो सारे डिफरेंस आपको पार्टीशन करके लिखने होते हैं। बहुत कम बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत कम तो नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पार्टीशन नहीं करते हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देंगे। क्वेश्चन में पूछा जाता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो वो क्या करते हैं, ऊपर प्रोकैरियोट्स का पैराग्राफ फॉर्म में लिख देंगे, नीचे यूकैरियोट्स का फॉर्म में लिख देंगे। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंस पूछा है तो दोनों के बीच में पार्टीशन करके ही लिखना है। ये चीज़ आई सबको समझ में? चलो फटाफट नोट करो इसको। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, माइटोटिक और मियोसिस डिवीज़न क्या है, सिंपल इस टर्म को याद कर लो, इसे अपन आगे पढ़ने वाले हैं। और ये 4-5 डिफरेंस है वो अच्छे से लर्न कर लो, ये भी आपको अभी नोट कर लो और फिर लर्न करना बैठकर। डेली स्टडीज़ किया करो, जब जब क्लास अटेंड करते हो तो पढ़कर आया करो। ये सभी ने नोट कर लिया? आगे चलें।
चलो अब अपन आगे चलते हैं। कर लो फटाफट, नोट करो इसे। आगे जो अपन देखेंगे इसमें किन के बारे में देखने वाले हैं, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में देखने वाले हैं। वो सेल ऑर्गेनल क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ईआर के बारे में देखेंगे। उससे पहले एक और चीज़ छूट रही है, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में ऑलरेडी आप बहुत कुछ जान चुके हो। स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म को। यहाँ अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं दैट इज साइटोप्लाज्म। चलो, तो व्हाट इज साइटोप्लाज्म। जब भी यहाँ पे जनरली हम अनियन पील ले रहे हैं और ह्यूमन चिक सेल में जब भी देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगे, लार्ज रीजन दिखेंगे सेल के अंदर जो कि सेल मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड है, ठीक है। और ये जो रीजन है इट टेक प्लेस लिटिल स्टेन, थोड़ा सा कलर ले लेते हैं और जो ये पोर्शन है उसे हम क्या बोल देते हैं फिर, साइटोप्लाज्म। इट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट इज साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंटेंट है। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल मिलते हैं और ये क्या है, फ्लूइड कंटेंट है। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। ये सारे सेल ऑर्गेनल बहुत स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो अभी सभी को अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इतनी बात आई समझ में। चलो, अभी सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स इन प्रोकैरियोट्स। Beside the absence of a defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. प्रोकैरियोट सेल के बारे में बताया था ना कि इनके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। ऑन अदर हैंड द यूकैरियोट सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स। क्लियर, उनके जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड रहते हैं। ये था आपका साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ईआर के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ये आपका अनदर इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल हो गया। अब चलो ईआर के बारे में ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो पैराग्राफ छूटा है आपको बता चुकी हूँ। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स, सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स विद द एग्जांपल ऑफ वायरस। अच्छा, virus lack any membrane and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply। देखो, वायरस के अंदर बच्चों किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन जब वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर जाते हैं, उनमें एंट्री मारते हैं, तो उनके अंदर वो मशीनरी की तरह मल्टीप्लाई होते हैं। वो जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल हैं उन कंटेंट को यूज़ करके फटाफट मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपके सिग्निफिकेंस हो गया किसका, वायरसेस का। यानी वायरस बिना मेम्ब्रेन के अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। वो प्रोडक्शन कब कर पाते हैं, जब उनके जो मेम्ब्रेन है मिलती है। जो मेम्ब्रेन कहाँ से यूज़ करते हैं, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें वो एंटर होते हैं, वो उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, उनके जो सेल कंटेंट्स हैं, उनको यूज़ करके वो अपना प्रोडक्शन कर पाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। So endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets। ठीक है, membrane bound tubes and sheets। इसकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस तरह से होते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा डायग्राम बना के बताती हूँ। ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हैं। इसके डिफरेंट जो होते हैं ना फॉर्म्स होते हैं। तो इस वाले फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, सिस्टर्ने। क्या बोल देते हैं बच्चों, सिस्टर्ने। और ये इसके ऊपर पतले पतले राइबोसोम्स के जो हैं स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे। और ये इस तरह से किसी का स्ट्रक्चर, किसी में राइबोसोम्स ये इस तरह से ट्यूब्यूल्स लाइक फॉर्म में होता है। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं ईआर के। इसको हमने क्या बोल दिया, ट्यूब्यूल्स। क्या बोल दिया स्टूडेंट्स, ट्यूब्यूल्स। दूसरा होता है इनका वेसिकल्स की फॉर्म में।
ये तो आप क्या बोल सकते हो इसको, ट्यूब्यूल्स। दूसरा वेसिकल्स, वेसिकल्स यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपके जो ER है वो मिलता है। आगे चले। नाउ इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स। ये बताया ना आपको, ऑब्लोंग बैग्स वेसिकल्स, सेक लाइक बोल दो या ऑब्लोंग बैग्स बोल दो। सेक भी क्या होता है, थैले की तरह दिख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में इस तरह से ये ट्यूब्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डिवाइड हुई, इस तरह से ये दो पार्ट ट्यूब की फॉर्म में दिखाई देती है। या फिर ये सिस्टर्न है, ये भी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर ही है, सिस्टर्न की फॉर्म में दिखाई देती है। नेक्स्ट आपके आता है द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ER भी कुछ कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही है। कैसे हैं, अब यहाँ इसके टाइप्स देखते हैं। क्या देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टली इट इज नोन एज RER, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is known as SER also. Now RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. ये यहाँ पे मैंने डायग्राम बताया था आपको सिस्टर्ने में, इसके अंदर ये देख रहे हो, इसकी सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करते हैं, ये बताया था। तो इस तरह से क्या दिखाई दे रही है, रफ दिखाई दे रही है, दानेदार दिखाई दे रही है, इसलिए हमने यहाँ इसको क्या बोल दिया है, ERE। बट डिफरेंस इज व्हाट, देयर इज प्रेजेंट राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। व्हाट दे आर ribosomes, so they are known as, that's why they are known as RER, rough. The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. Ribosome का काम क्या होता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का। The manufactured protein are then sent to various place in the cell depending on need. जहाँ भी प्रोटीन की ज़रूरत होगी सेल में या न्यूक्लियस में, so it is sent by the ribosomes with the help of ER. Various places in the cell depending on need using the ER. The SER helps in the manufacturing of fat molecules or lipids. अपनी बॉडी में दूसरा इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, दे आर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। तो ये जो फैट मॉलिक्यूल्स लिपिड्स हैं, इट इज़ मेड अप बाय SER। ये किसके थ्रू बनाए जा रहे हैं, SER के थ्रू। Some of these proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is also known as membrane biogenesis. ठीक है, ये जो लिपिड है और ये जो आपके प्रोटीन्स हैं, ये किस में हेल्प कर रहे हैं, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दे दिया, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। अब ये न्यू वर्ड्स आ गए वापस आपके सामने, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। नाउ व्हाट इज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स, दे आर एसेंशियल पार्ट केमिकल लाइक सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो कि ER के थ्रू बन रहे हैं, ये एज अ एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की तरह भी एक्ट करते हैं। Although the ER varies greatly in the appearance in different cells, it always forms a network system. ये देखो, जो ER है वो जनरली सेल टू सेल उसका जो फंक्शन है वो डिफर करता है, और इट ऑलवेज फॉर्म नेटवर्क सिस्टम। ये नेटवर्क सिस्टम की फॉर्म में रहता है, यानी इसका एक जाल सा बिछा रहता है। ये आपके सेल का डायग्राम देख लो, यहाँ पे ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, और यहाँ ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था जब अपन ने न्यूक्लियस पढ़ा था, तो उसके अंदर जो सेल में न्यूक्लियस में चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप होता है ना, तो उससे कनेक्टिविटी रहती है ER की। ये यहाँ पे मैं आपको सर्कुलर फॉर्म में बता देती हूँ। बेसिकली न्यूक्लियर एनवेलप इज हेल्प टू कनेक्ट द ER। तो ये देखो, ये बेसिकली जो कनेक्टिविटी दिख रही है ना यहाँ पे, ये न्यूक्लियस हो गया आपका, और ये न्यूक्लियस कनेक्ट है किससे, ER से, विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई है आपको, ER बेसिकली मोस्टली न्यूक्लियर से कनेक्ट रहता है, और दोनों तरह के ER अपन ने देखे, रफ और स्मूथ। ये चीज़ क्लियर हुई। चलो अब इसके फंक्शंस पे चलते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ER
द वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व द चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। यहाँ पे आपको पता है बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। यहाँ क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का मीनिंग हुआ बच्चों कि जो ER है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आ रहा है, मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट है उसको करने के काम आ रहा है। अब ये क्या मटेरियल फॉर्म कर रहा है? ये प्रोटीन और लिपिड्स को फॉर्म कर रहा है, फैट मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर रहा है, तो उनका ही ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और ये किस फॉर्म में देखा है अपन ने? चैनल्स की फॉर्म में देखा है। इसके जो फॉर्म्स कैसे होते हैं? ट्यूब्यूल्स फॉर्म होते हैं, सिस्टर्ने फॉर्म्स होते हैं, वेसिकल्स की फॉर्म में होता है। तो ये उनको कलेक्ट करता है और जहाँ भी सेल के अंदर इनकी न्यू रिक्वायरमेंट है, या फिर सेल के अंदर कौन कौन से प्लेसेस हो गए? साइटोप्लाज्म और या फिर न्यूक्लियस। इन दोनों जगह पे जहाँ भी फैट्स की, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है उनको ये पहुँचा देता है। इतनी चीज़ आई समझ में? द ER ऑल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। किस तरह से फंक्शन करता है ये? एक और साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये चीज़ आई समझ में? ये कई बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ करता है, इसके लिए ये सरफेस भी प्रोवाइड करवाता है। सेल के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ होनी होती है, तो उसमें ये क्या हेल्प कर रहा है? आपके बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने में हेल्प कर रहा है। अब जो थर्ड फंक्शन है वो क्या हो गया इसमें इम्पॉर्टेंट? लीवर सेल में हो गया इसका मेन फंक्शंस। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर क्या मिलता है? लीवर सेल्स। तो वहाँ पे क्या करते हैं? जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं, पॉइजनस सब्सटेंस हैं, उनको निकालने का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं। सो SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग यानी टॉक्सिक मटेरियल को निकाल देना। मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स, ये आपके SER करता है बेसिकली। RER का काम नहीं है, ये किसका काम है? SER का। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा? ये ER के सो मैनी फंक्शंस देखे। इतनी चीज सबको आई समझ में? व्हाट इज ER, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ER। ठीक है, एक और क्या काम करता है ER का? अगर अपन और फंक्शंस देखना चाहें तो ये क्या करता है? इट फॉर्म सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। ठीक है, एक स्केलेटल जैसे सपोर्ट करता है ना अपन को, तो ये भी क्या करता है? आपके स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जो कि सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क, क्योंकि कंप्लीट सेल में क्या होता है? इसका जाल सा बिछा हुआ रहता है, नेटवर्क की फॉर्म में रहता है, ये बताया था। दूसरा क्या प्रोवाइड करता है ये अपन को? ये एक पाथ प्रोवाइड करवाता है। नेटवर्क की तरह बिछा हुआ है पूरा, तो इसने अपन को क्या प्रोवाइड करवाया? पाथ। फॉर विच थिंग? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटीरियल फ्रॉम वन सेल टू अदर। यह है समझ में? थर्ड फंक्शन क्या लिखा था, क्या बताया था मैंने आपको? सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट इन स्मूथ ER। स्मूथ ER में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सिंथेसाइज फैट्स, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो बैड तो अपन ऊपर से ले लेते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो रेडीमेड नेचुरली अपने बॉडी में बन रहा है। तो वो काम भी कौन कर रहा है? आपका स्मूथ ER। ट्रांसपोर्टेशन का काम बताया ही था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन मटेरियल। इतना आपका क्या कंप्लीट हो गया? आपका ER कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये अपन ने पढ़ लिया आपका कंप्लीट ER। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन करेंगे दैट इज गोल्गी एपरेटस। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? गोल्गी एपरेटस के बारे में। यहाँ पे क्या बताया आपको? प्लांट सेल को बताया है। प्लांट सेल के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मिलता है। क्लियर? यहाँ पे कल अपन डिफरेंस भी देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहाँ पे देख लेते हैं ER कहाँ पर है। देखिए वही न्यूक्लियस के पास ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दिखाई दे रहा है आपको। ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? ओके स्टूडेंट्स, तो जो नोट आपको करवाया है न्यूक्लियस के बारे में, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ऑल स्टूडेंट्स यू हैव टू note it in your copy and learn it.
ये चैप्टर एक बार फिर पढ़ना। कल अपन कौन सा चैप्टर करने वाले हैं बच्चों? अपन करेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में। यहाँ तक सभी को समझ में आया? किसी को किसी तरह का डाउट है तो बताओ। कल अपन जो टॉपिक करने वाले हैं, दिस इज अबाउट गोल्गी एपरेटस, इसे भी पढ़ लेना। तब तक के लिए बाय।